अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। वो उधर नूर को देना, नूर को देना। सवाल दिया था एक, नहीं हुआ। अच्छा, एफर्ट की है। अच्छा, इस यस में कौन शामिल है? ठीक, चलें करता हूं भाई डिस्कस। ये मैं सामने स्क्रीन पे कर लेता हूं। वेरिएंस वाला चैप्टर में भी ना काफी प्रैक्टिस कराऊंगा और खुद बना के भी साथ साथ कर रहे होंगे, एग्जाम क्वेश्चंस भी हैं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के बारे में दोबारा एक बात कर देता हूं अब, क्योंकि कल भी कुछ बच्चे परेशान मिले थे। प्रोसेस कॉस्टिंग में बेटे बहुत सारी चीजें थी और उन बहुत सारी चीजों को मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए बहुत सारे सवाल करवाए। एक रीजन, दूसरा रीजन कि ये कॉस्ट के बड़े तगड़े चैप्टर्स में से है और आपको मैंने एक शिफ्ट चेंज करना था, तो इसलिए मैंने इस पर बहुत टाइम लगाया। आप प्रोसेस कॉस्टिंग से पहले वाले और अब वाले आप में फर्क है। अब हर चैप्टर में इतना टाइम नहीं लग सकता है। अगर आप प्रोसेस कॉस्टिंग को स्टैंडर्ड बनाएंगे ना और आपको लगेगा कि जितना दिन उस पे लगाए हैं हर चैप्टर पे उतने दिन लगेंगे, तो फिर आप ये ऑटम 24 नहीं दे रहे, फिर आप स्प्रिंग 25 भी नहीं, पता नहीं शायद ऑटम 25 की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हर टॉपिक में मैं अब इतने दिन नहीं लगा सकता हूं। हाँ, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन वाला चैप्टर होगा, जैसे वेरिएंस में है बहुत सारी कैलकुलेशन, उस पर लगाऊंगा टाइम। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे बहुत टाइम लगाना है। और अगर आप शाम में कोई क्लासेस के लिए आ रहा है या लेक्चर्स ले रहे हैं तो वो चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, तो अब उस पर प्रोसेस कॉस्टिंग इतने दिन नहीं लगा सकते। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को ना बड़ा मसला स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि चूंकि प्रोसेस की बात कराता हूं तो प्रोसेस से कंपैरिजन आ जाता है। दूसरा, इसमें बस फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का और नहीं है इसमें कुछ तफसील। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर रफ जल्दी जल्दी बता देता हूं कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल वेरिएबल, कॉस्ट ऑफ सेल्स फिक्स्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिक्स, ये चारों माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले इस तरह से करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग वाले इन चारों में से वेरिएबल अलग और फिक्स्ड अलग कर लेते हैं। बस सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट का फर्क है। मार्जिनल वाले कहेंगे कि आप कॉस्ट ऑफ सेल वेरिएबल
ऑपरेटिंग वेरिएबल, इनको अलग रख लें और कॉस्ट ऑफ सेल फिक्स्ड और ऑपरेटिंग फिक्स्ड इनको अलग कर लें। तो अगर बिजनेस के पास स्टॉक्स नहीं हैं तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन अप्रोचेस का एंड नेट प्रॉफिट सेम ही होगा, फर्क सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन करने के तरीके पे है। तो ये फॉर्मेट का फर्क है, इसमें मैं क्या और ऐसी कहानी सुनाऊं कि आप ईमान लें और आपके दिल में इत्मीनान आ जाए। ये फॉर्मेट का फर्क है दो अप्रोचेस हैं, इनके मुताबिक इनकम स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए, इनके मुताबिक ऐसी होनी चाहिए। प्रॉब्लम आएगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं, फर्क आएगा इनके प्रॉफिट्स में, और प्रॉफिट में फर्क आएगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से। जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से। वो आपको फिर जितने भी 4-5 सवाल पास्ट पेपर के बोर्ड पे क्लास वर्क होमवर्क मिला के इन्हीं सवालों को आप बार बार कर लें, इससे ज्यादा नहीं है इसके अंदर वैरायटियां। तो अगर आप सिर्फ इस वजह से कि इसके ऊपर दिन कम लगे हैं, इस चैप्टर को छोड़ देना है, पेपर में सवाल आ गया फिर क्या करेंगे? तो इसलिए इसको प्रोसेस से कंपेयर करना छोड़ दें। थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं और बस वही उसी तरह की कैलकुलेशंस हैं, उन्हीं सवालों को आप 5-5 दफा कर लें, बढ़ जाएगा कॉन्फिडेंस। इस सवाल के अंदर डाटा था बजटेड और गुजरा हुआ डाटा भी था ऑब्वियसली, लेकिन जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी वो बजटेड इनकम स्टेटमेंट थी। और रिक्वायरमेंट की शक्ल से पता चल रहा है कि इस चैप्टर का सवाल है, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बना दें और रिकंसाइल कर दें। तो ये इस चैप्टर का सवाल है, लेकिन 2011 की इनकम स्टेटमेंट बनानी है जो कि अभी गुजरा ही नहीं है, तो बजटेड इनकम स्टेटमेंट है। करना क्या था, आपको गुजरे हुए साल यानी 2010 का डाटा दिया हुआ और 2011 में क्या क्या होगा वो ये बताया था। इनकम स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन की जगह छोड़ के वर्किंग्स बनाया करते हैं। ये मैं वर्किंग्स में आया हूं। 2011 की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, 11 की। सवाल में ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट कहीं अलग से दी हुई है, तो इसलिए देखें आपको 11 और 10 दोनों की कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग करनी पड़ेगी। ये क्यों करना पड़ रहा है? ओपनिंग फिनिश गुड्स की वजह से। अगर ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक दिया होता तो हम इस कॉलम को ना बनाते। अगर ओपनिंग भी खुद निकालना है तो करंट पीरियड भी, यानी जिसका सवाल है, और पिछले पीरियड की भी कॉस्ट पर यूनिट करनी पड़ेगी। ये सारा कुछ सवाल में गिवन था, बस सिर्फ उसको जरा तमीज से लिखा है। जैसे एक यूनिट के लिए, और चलो एक अच्छी बात ये हो गई कि कल ही मैंने आपको स्टैंडर्ड कार्ड भी बता दिया, तो ये एक यूनिट के लिए पर यूनिट एक यूनिट, ये स्टैंडर्ड कार्ड नहीं बना हुआ, लेकिन जिस तरह से मैंने स्टैंडर्ड कार्ड में बनी हुई इंफॉर्मेशन दिखाई थी, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन है कि एक यूनिट के लिए इतने किलो और इतने रुपए का 1 किलो, एक यूनिट के लिए इतने लेबर आर और इतने रुपए का 1 लेबर आर, एक यूनिट के लिए इतने मशीन आर, एक मशीन आर काम होगा तो इतने रुपए फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब इसको सिर्फ पर यूनिट बना के लिखा है मैंने 2010 वाले कॉलम में। ये 2010 वाले कॉलम जिन्होंने किया है, क्योंकि जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए तो बेटा भी डिस्कशन नहीं है, जब किया ही नहीं तो पूरा सवाल थोड़ी करा रहा हूं। जिन्होंने एफर्ट किया उनको बता रहा हूं, ये 2010 की मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिगर बनाने में कोई एतराज, ये पहले टेबल की चीजें थी, मैंने उनको इस्तेमाल किया। मार्जिनल का सवाल यहीं खत्म। एब्जॉर्प्शन के सवाल के लिए फिक्स्ड ओएआर भी बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें 2010 के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और प्रोडक्शन चाहिए। तो 2010 के जो फिक्स्ड ओवरहेड्स थे वो ये थे, और 2010 के बजटेड भी यही होंगे, और 2010 की प्रोडक्शन ये थी। तो दिस डिवाइडेड बाय 18,000, ये 2010 का एब्जॉर्प्शन के लिए ये वाला पोर्शन आ गया। 2010 की पर यूनिट कॉस्ट में एतराज। अब यहां से 2011 पे चलते हैं। 2011 में मटेरियल बताता हूं पहले। अच्छा, अगर कभी सब्जी खरीदी हो और घर आके जलील भी हुए हो, तो अगर दुकान से खरीद के ला रहे हैं, आपकी अपनी काबिलियत है चुन चुन के टमाटर रखने, दुकान वाले ने जितने रुपए किलो भी दे दिए। अगर कोई सब्जी वाला है जो खुद मंडी से अच्छे अच्छे सब्जी फल चुन के घर लाकर बेचता है, तो वो सेम रेट पे बेचेगा। वो एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले रहा होगा? क्योंकि उसने अच्छे चुनने में जो अपनी एक्सपर्टीज लगाई है उसके भी वो पैसे ले रहा है। तो हमें घर में वो सब्जी महंगी पड़ रही है, लेकिन हमें वही परचेज कॉस्ट पड़ रही है। तो हमने ना एक कंसल्टेंट को हायर करके उसको कहा भी तुमने ना अच्छा अच्छा मटेरियल चुन के लाके देना है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको 1 किलो के 2 रुपए चार्ज करूंगा। तो वो मटेरियल जो यहां नहीं लिखा वैसे कह रहा हूं, जो 70 रुपए का मिलना था वो हमें 72 का मिलेगा। तो ये 2 रुपए मटेरियल ही की कॉस्ट में ऐड होगा। पहले 60 रुपए किलो मटेरियल मिलता था, अगले साल उसने हो जाना है महंगा, मटेरियल 4% महंगा हो जाएगा।
एक तो ये 60 रुपए 4% महंगा होगा, उसके अलावा हमने उस कंसल्टेंट को अच्छे अच्छे मटेरियल चुन के लाने के 2 रुपए पर किलो और देने हैं, तो हमें 60 रुपए इंटू 1.04 प्लस 2 रुपए, ये अब हमें 1 किलो का रेट पड़ेगा। और पहले 1 यूनिट के लिए लगते थे 5 किलो, चूंकि अब हम अच्छे वाला मटेरियल लाएंगे तो वो 5 किलो से कम लगेगा। कितना कम लगेगा? 5% कम लगेगा। तो 1 यूनिट के लिए 5 इंटू 0.95 किलो लगेगा, और 1 किलो 60 रुपए इंटू 1.04 प्लस 2 रुपए होगा। तो वो जो 2011 में मटेरियल कॉस्ट है वो 300 की जगह 305 होगी, जो ऐसे बना। मटेरियल 305.9 में एतराज। लेबर समझाता हूं। ये नजर आएगा नूर? पहले लगते थे 1 यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे, और वेज रेट क्या था? 75। ये 2010 का वाकया। 2011 में रेट 75 से महंगा हो जाना है वेजेस 10% हो जाएंगी महंगी। हमने न्यू एग्रीमेंट किया है जहां वेजेस 10% ज्यादा होंगी, 82.5। ये वैसे महंगाई है या ये 10% कोई बोनस दे रहे हैं हम? ये वैसे महंगाई है, बोनस अलग है। ये हमने नया एग्रीमेंट करके वेज रेट 10% बढ़ा देना है, महंगाई है। अगर बस सिर्फ ऐसे ही होता तो वर्कर अब भी कितने टाइम लेता 1 यूनिट के लिए? 4 घंटे। अब भी अगर 4 घंटे लेता तो हमें टोटल 1 यूनिट कितने रुपए में पड़ता? 4 इंटू 82.5, 330 पॉइंट। बस ये महंगाई वाली बात। और 4 घंटे ही रहते, अगर बस सिर्फ रेट बढ़ा रहे होते तो अब भी वो 4 घंटे लगाता, तो इतने रुपए हमें 1 यूनिट कॉस्ट करता। लेकिन हमने ना उनको 30% बोनस और उनके काम को इंप्रूव करके उनसे अच्छा काम ले लेना है। और अच्छा काम क्या होगा? ऑन अकाउंट ऑफ अबव मेजर्स इट इज एस्टिमेटेड कि लेबर टाइम 15% कम लगेगा। यानी वो जो 4 घंटे लेते थे, अब वो 4 घंटे की बजाय 3.4। तो हमें 330 की बजाय 82.5 इंटू 3.4, 280.5, ये 330 और ये 280। समझ आया? हमें क्या फायदा होगा इससे? ये हमें फायदा होगा। और ये फायदा क्यों हुआ? क्योंकि वो 10% महंगी वेज ले रहा होगा। नहीं, वेज तो महंगी होनी है। मैंने ये 330 भी महंगी वेज पे निकाला है और ये 280 भी महंगी वेज पे निकाला है। किधर गया ये? टाइम वो कम लेंगे, तो हमें उनको ये ऑफर करके जो फायदा हो रहा है उनसे वादा किया कि हम उसका 30% तुम्हें इनाम दे देंगे। तो इस 49.5 का 30% कितना बना? 14.85। तो हमें अब इवेंचुअली 1 यूनिट दिस प्लस दिस इतने रुपए का पड़ेगा। अब आप इसको कैलकुलेट, मैंने तो उसको बहुत खोल के समझाया है, अब इसको कैलकुलेट कई तरीकों से कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका ये मैंने पीछे किया हुआ है। 4 घंटों को 0.85 किया, ये लाइट अब आई होगी नूर?
इधर भी करना है ना। ये तो ऑन हो जाए भाई। ये 280, ये 280.5 यही है जो मैंने ये निकाला है। यानी वेज रेट को महंगा भी कर दिया और टाइम को कम कर दिया। 4 इंटू 0.85 और वेज रेट महंगा। अगर उनसे हम बोनस का वादा ना करते तो कितना खर्चा होता? 330। उस 330 और इसका डिफरेंस, इस पे बोनस लेना है। अच्छा, इस 330 और इसमें फर्क किस वजह से है? टाइम की वजह से ना। कितना टाइम बचा है? यानी ये इसका 15% है, इसमें और इसमें 15% फर्क है ना, तो इसका 15% नहीं तो वो यही बनेगा। और इसके 15% का 30% बोनस, इसके 15% का 30% बोनस है। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर पहले ये कैलकुलेट किया और फिर इससे यहां तक पहुंचा ऐसे, इसको 85 से ग्रॉस अप किया और फिर उसका 15% लिया तो वो 49.5 आया। उसका 30% लिया है ये। लेकिन ये आप 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं, जो मैंने यहां समझाने के लिए करके बताया कि पहले वो फिगर निकाली कि अगर टाइम बचत ना हो तो कितना होता। इस पे और इस पे जो डिफरेंस है वो हमारी बचत है और उसका 30% बोनस। तो ये इस तरह से 14.85 और इनको ऐड करके ये 295 बना है। ये 295। वेरिएबल पिछले साल 45 थे, 5% महंगा हो जाएगा। और चूंकि ये ओरिजिनल शक्ल रेट होती है इसलिए 45 को ही महंगा कर दिया। लेकिन फिक्स्ड ओरिजिनल शक्ल रेट नहीं होती, इसलिए इस 33 को महंगा नहीं किया। अलग से 6 मिलियन से हमें महंगा करके निकालना पड़ा। तो वो इधर ये 6 मिलियन को महंगा किया, कंसल्टेंट को 3 लाख रुपए देने हैं, वो भी फिक्स्ड है। और इसको फिर अब 11 की प्रोडक्शन से डिवाइड किया। और 11 की प्रोडक्शन कैसे निकाली, ये मैंने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया हुआ। क्वांटिटी स्केड्यूल ऐसे बनाया हुआ है कि 2010 का जो क्लोजिंग था वो 11 का ओपनिंग है। अच्छा, 10 का क्लोजिंग कितना था, ये लिखी हुई है बात। क्लोजिंग स्टॉक पहले 5% सेल्स के बराबर होता था। तो 2010 की सेल्स कितनी थी? इसके 5% के बराबर क्लोजिंग होता था, वो अब 11 का ओपनिंग होगा। 11 का ओपनिंग आ गया, 11 की सेल्स आ गई और इन सेल्स का 20%, 11 का 10%, 11 का क्लोजिंग आ गया। तो इस क्वांटिटी स्केड्यूल से ये प्रोडक्शन निकाली है मैंने। तो इस प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे तो ये नया फिक्स्ड ओएआर निकलेगा। ये हो गई कॉस्ट पर यूनिट वाली सारी वर्किंग। इसमें बताएं जी, और जिन्होंने भी कोशिश की, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत फर्क पाया, इस वर्किंग में बताएं बेटे और क्या नहीं समझ आया। सेलिंग एक्सपेंसेस पिछले साल 10 मिलियन थे, इनमें से 70% फिक्स थे, यानी 7 मिलियन फिक्स थे। तो वो 2011 में भी 7 मिलियन ही होंगे। लेकिन जो वेरिएबल थे, जो कि पिछले साल 3 मिलियन थे, वो अगले साल भी 3 मिलियन होंगे। क्योंकि जब सेल के यूनिट्स ही चेंज हो गए तो फिर वेरिएबल भी चेंज होंगे। ये पिछले साल
3 मिलियन रुपए की वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस थे। अब ये वेरिएबल है तो इसका रेट तो निकालें, पिछले साल की सेल से डिवाइड करके पर यूनिट वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस निकला। 2011 में क्या करें, इसको 11 की सेल से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए, और फिक्स्ड वही इस साल भी 7 मिलियन ही रहे। तो ये मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट है, पर यूनिट कॉस्ट पीछे अलग से वर्किंग बता दी, और इनकम स्टेटमेंट के फेस पे भी वेरिएबल और फिक्स सेलिंग एक्सपेंस बता दिए। मार्जिनल में बताएं क्या पूछना है। रिकंसाइल का आंसर सेम नहीं आ रहा, वो 106 का फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पर यूनिट कॉस्ट राउंड ऑफ की हुई है, उसकी वजह से फर्क आ रहा है। एब्जॉर्प्शन के अंदर, हाँ कोई मसला नहीं। एब्जॉर्प्शन में किसी का सवाल? अच्छा, मैंने ना चूंकि एक्सेल पे सॉल्व किया हुआ है, यानी पूरी पूरी सही फिगर्स ली हुई हैं, इसलिए टैली कर रहा है, रिकंसिलेशन करता है यार टैली, ये आपके सामने लिखा हुआ है सारा। अच्छा, आपने रुपीस की डिटेल में की हुई है? हाँ, वो इसलिए राउंडिंग ऑफ में टैली नहीं करा ना, मैंने थाउजेंड्स में लिया हुआ है, तो इसलिए वो फर्क नजर नहीं आया। ऑटम 10 में और किसी का सवाल? चलो जी, कोई सवाल नहीं जी। देखें, आपने ना जो कर दिया, आपने सवाल बनाया, रिकंसिलेशन टैली नहीं हुई, तो वहीं पर छोड़ने की बजाय आई एडवाइस के पहले किए हुए सवाल को चेक कर ले, हो सकता है कोई ऑब्वियस मिस्टेक हो जो पता चल जाए, लेकिन फिर भी नहीं पता चल रहा तो बस ठीक है, जो कर लिया सो कर लिया। कंप्यूटर थोड़ी चेक कर रहा है जिसने रिकंसाइल देख के नंबर देने। हाँ, एक और बात, अगर इसके 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 2 ही होंगे वैसे, अगर इसके 2 नंबर हैं और आपने बाकी कहीं गलती की थी, उसकी वजह से ये प्रॉफिट गलत आया था, तो आपने उसी गलत प्रॉफिट को यहां लिखा, और रिकंसिलेशन में बेसिकली इस चीज के नंबर हैं, तो ये आपने ठीक निकाला तो रिकंसिलेशन के नंबर मिलेंगे। अब आपका बाजार प्रॉफिट टैली नहीं कर रहा होगा, लेकिन रिकंसिलिएशन में इस चीज के नंबर थे, वो मिलेंगे नंबर। कल वाले वेरिएंस के फार्मूले रेफरेंस के लिए आपको दोबारा बना देता हूं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या रह गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सही लिखा है कि उल्टा लिख दिया? सही है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, या तो इन दोनों को ऐड कर लें, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये कल वाले ही दोबारा लिखें। और केस 1 क्या है? जितना किलो मटेरियल खरीदा उतने ही किलो इस्तेमाल हो गया। और जो टिप्स बताई थी वो भी बता देता हूं कि माइनस से पहले स्टैंडर्ड है, माइनस के बाद एक्चुअल है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस आंसर ने पॉजिटिव आना है वो फेवरेबल होगा, जिसने नेगेटिव आना है वो एडवर्स होगा, तो इसलिए प्लस माइनस की तमीज इंपॉर्टेंट है। और दूसरी टिप ये थी कि जब प्राइसेस का वेरिएंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल है, और जब क्वांटिटी का वेरिएंस ले रहे हैं तो प्राइस स्टैंडर्ड है। अच्छा, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने ये ऑब्जर्व किया हो और अपने दोस्त से भी कहा हो कि यार मैं तुझे एक और तरीका बताता हूं, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट बाहर रखो और ऐसे कर लो, सर को पता ही था। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? तो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं आपको यही नसीहत करूंगा कि ऐसे याद ना करें, ऐसे याद करें, क्योंकि जब आप सवाल करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये सिर्फ सिंबॉलिक है, वरना हमने ये 4 चीजें निकाल के मल्टीप्लाई माइनस नहीं करना होगा। हो सकता है ये किसी और तरीके से अलग वर्किंग करके निकालना पड़े, तो इसमें फिर वो कैसे निकाल रहे होंगे। तो इसलिए ये सिंबॉलिकली यहां ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ही याद रखें इसको। ये मुझे भी पता है ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे याद रखें। ये था केस 1। अब इसको केस 2 बनाता हूं। केस 2, रॉ मटेरियल जितना खरीदा उससे कम इस्तेमाल हुआ, ज्यादा भी हो सकता है, यानी जितना खरीदा और जितना इस्तेमाल हुआ उनमें फर्क है। इसमें आगे फिर 2 बातें।
पढ़ा जा रहा है। केस 2, जो मटेरियल क्वांटिटी खरीदी और जो इस्तेमाल की वो बराबर नहीं है। ये इक्वल लगा के काटा लगाया हुआ मैंने। मटेरियल जो खरीदा और जो इस्तेमाल किया वो बराबर नहीं है, इसको मैंने कहा केस 2। पेपर में केस 1 है कि केस 2 ये पहचानना पड़ा करेगा। कैसे पहचानेंगे? परचेज और कंज्यूम बराबर है तो केस 1 है, डिफरेंट है तो केस 2 है। पहचान लिया कि केस 2 है। अब जब केस 2 है ना, तो फिर मजीद 2 सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा कि इस बिजनेस की इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड कौन सा है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड, अगर उसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड FIFO एफको है तो इसका मतलब है कि ये वाला सिनेरियो है। और ये किताब पे लिख लें, ये जो मैंने ज़बानी बात बोली है, अगर एफ को FIFO मेथड कहे हुए हैं तो FIFO एफ को कैसे निकलता है? पूरे महीने में इतने किलो इतने पे खरीदे, इतने इतने पे खरीदे, इतने, यानी इनमें जो डाटा इस्तेमाल हो रहा है वो एक्चुअल है ना। तो अगर बिजनेस FIFO या एफको मेथड फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है वो इन्वेंट्री वैल्यू करता है किस अमाउंट पे? उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे। तो ये सिनेरियो बी है। और अगर उसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है कि वो इन्वेंट्री को वैल्यू करता है, वो जो 1100 क्या लिखा था कल, 1140 परसों स्टैंडर्ड कार्ड पे क्या लिखा था मैंने? अच्छा चलो जो भी लिखा था है 1140। अगर बिजनेस की पॉलिसी है कि वो 1140 रुपए का एक यूनिट वैल्यू कर रहा है तो इसका मतलब है ये सिनेरियो है। केस 1 है कि केस 2 है, ये पहचानना पड़ेगा। और अगर केस 2 है तो फिर दूसरा सवाल ये ढूंढना पड़ेगा कि बिजनेस का इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड कौन सा है। अगर सवाल में लिखा मिल रहा है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट तो सिनेरियो ए है। अगर सवाल में लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड यूजिंग FIFO मेथड, एफको मेथड, तो वो ये वाला है। केस 2 केस 1 का फर्क पहचाना। और अगर केस 1 निकला तो ये फार्मूले हैं। अगर केस 2 निकला तो फिर एक और सवाल ढूंढना पड़ेगा, क्या? कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड कौन सा है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, अगर इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट तो सिनेरियो बी है, अगर वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट तो सिनेरियो ए है। ये जो मैंने साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, कुछ बिजनेसेस ना जो डबल एंट्री सिखाई थी आपको, उन डबल एंट्रीज के लिए भी स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज करते हैं। वो आपके स्कोप में नहीं है। आल्दो के आईकैप की बुक में थोड़ा बहुत एंट्रीज लिख के डिस्कस किया हुआ है, तो मैंने भी थोड़ा बहुत बुक में एंट्रीज डाल दी इखलाकन, सिर्फ नॉलेज के लिए, वरना आपके वो स्कोप में नहीं है डिटेल्ड एंट्रीज। दोबारा बता रहा हूं, जो एंट्रीज वाला टॉपिक किया था, मटेरियल खरीदना, मटेरियल चार्ज करना, वर्क इन प्रोसेस वाला, वो लिफाफा अकाउंट डेबिट, वो वाला वेजेस कंट्रोल, फिर उसको चार्ज करना, FOH, ये जितनी भी हमने एंट्रीज पढ़ी थी, कुछ बिजनेसेस, अच्छा ये सारी एंट्रीज IAS के मुताबिक, ये हम लोग इंटरनल मैनेजमेंट अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो कुछ बिजनेसेस की प्रैक्टिस हो सकती है कि वो इन एंट्रीज में भी स्टैंडर्ड कॉस्ट कंसीडर करते हों, लेकिन पैसे जेब से असल में कितने जा रहे होंगे, तो फिर वो बिजनेसेस स्टैंडर्ड कॉस्ट की एंट्रीज भी करते होंगे और इवेंचुअली फिर वेरिएंस की भी एंट्री करनी पड़ती होगी। वो आपके स्कोप में नहीं है डिटेल। तीसरी बार सुने, जो डबल एंट्रीज टॉपिक पढ़ाया था, अगर बिजनेसेस चाहें तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट्स, जो स्टैंडर्ड कार्ड है, उसको यूज करके भी एंट्रीज कर सकते हैं, बिजनेस की मर्जी। अगर बिजनेस ऐसा करता हुआ तो फिर उसको वेरिएंस की भी एंट्री करनी पड़ती होगी। वो डिटेल्ड एंट्रीज हम नहीं पढ़ रहे CMA के अंदर, लेकिन सवाल में सिनेरियो ए है या सिनेरियो बी है, इसकी पहचान का सेंटेंस ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने वो भी ब्रैकेट में लिखा है। ये मैं बहुत लंबी बात कर रहा हूं, मुझे खुद भी अंदाजा है, मैं इसलिए इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। मटेरियल के वेरिएंसेस, अच्छा जब सवाल करेंगे तो बेहतरी हो जाएगी। मटेरियल के वेरिएंसेस फाइंड करने हैं तो सबसे पहला सवाल किसका जवाब ढूंढना है? केस 1 है कि केस 2 है? केस 1 कब है? जितने किलो मटेरियल खरीदा उतने किलो मटेरियल इस्तेमाल हुआ, तो केस 1 है। और अगर ऐसा नहीं है तो केस 2 है। अगर केस 1 है तो ये फार्मूले हैं। अगर केस 2 है तो फिर 2 सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड क्या है, ये है या ये है। अब या तो सवाल में इस तरीके से लिखा होगा या फिर सवाल में एक और स्टाइल का सेंटेंस हो सकता है। उसकी वजह से बता रहा हूं कि बिजनेसेस स्टैंडर्ड कॉस्ट से एंट्रीज भी कर रहे हो सकते हैं। अगर वो उनसे एंट्रीज करते हुए तो फिर उनको वेरिएंसेस की भी एंट्री करनी पड़ती होगी। वो डिटेल्ड अकाउंटिंग नहीं कर रहे हम, लेकिन ये जिक्र भी सिर्फ इसलिए किया कि उन्हीं अकाउंटिंग का एक मसला होता है
कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस की एंट्री कब करनी है? हमने करनी है नहीं, लेकिन चूंकि सेंटेंस सवाल में लिखा हो सकता है सिनेरियो ए है कि बी है, यह पहचानने के लिए इसलिए बता रहा हूं कि वो बिजनेसेस जो स्टैंडर्ड कॉस्ट से एंट्रीज करते होंगे वो और कौन सी एंट्रीज करते होंगे? वेरिएंसेस की भी। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस की एंट्री बिजनेस कब करता है? अगर बिजनेस प्राइस वेरिएंस की एंट्री एट द टाइम ऑफ परचेज करता है तो इस हरकत करने का एंड रिजल्ट यह निकलेगा कि उसकी इन्वेंट्री इस पे वैल्यू हो रही होगी। और अगर बिजनेस मटेरियल प्राइस वेरिएंस की एंट्री इस टाइम करता है तो इस हरकत का एंड रिजल्ट यह निकलेगा कि इन्वेंट्री एक्चुअल पे वैल्यू हो रही होगी। तो ये मैंने सेंटेंसेस ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं कि आपको ये अंग्रेजी भी बताई हो सकती है। क्यों बताई है ये अंग्रेजी? ताकि ये पहचान सकें कि सिनेरियो ए है या सिनेरियो बी है। पहचान लिया सिनेरियो ए है कि बी है, तो अब करना क्या है? अगर इन्वेंट्री स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू होती है, यानी सिनेरियो ए, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज हुई 3000 किलो और एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई 2700 किलो, तो केस 1 है कि केस 2 है? केस 2 है, इससे पता चल रहा है। अगर केस 2 है तो फिर और मजीद क्या सवाल ढूंढना है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड कौन सा है। अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो हम लोग प्राइस वेरिएंस की साइंस क्या लगा रहे हैं? क्या है प्राइस वेरिएंस? कि जितने रुपए का किलो मिलना चाहिए था और कितने का मिला, इनका फर्क, और फिर इनको मल्टीप्लाई किस किलो से करना है? कितने किलो से? जितने किलो इस्तेमाल हुए या जितने खरीदे। कॉन्सेप्चुअली क्या ठीक लगता है? हम प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हैं, प्राइस वेरिएंस के इतने का 1 किलो मिलना चाहिए था, इतने का 1 किलो मिला, तो परचेज वाला। तो इस फार्मूले में ये जो एस सी इंटू एक्यू है वो हो जाएगा एक्यू परचेज वाला, और माइनस क्या था? इसका मैंने कल क्या नाम लिखा था हेडिंग? मटेरियल यूजेज ना। इसको मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? जितने किलो यूज होना चाहिए था और जितने किलो यूज हुआ उनकी वजह से फर्क। तो मैं यहां पर एस सी इंटू एस क्यू माइनस एस सी इंटू ए क्यू, जितना यूज होना चाहिए था, जितना यूज हुआ उसका फर्क। ए क्यू कौन सा लूं? यूज्ड। तो अगर केस 1 है तो इनका तो फर्क ही नहीं है ना, बस ए क्यू ही है। लेकिन अगर केस 2 है तो फिर फिक्र यह थी कि ए क्यू कौन सा वाला यूज करना है, इसलिए पहचानना पड़ना था कि सिनेरियो ए है कि सिनेरियो बी है। अगर सिनेरियो ए है, क्या सिनेरियो ए है? कि इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो फिर फार्मूले हो जाएंगे ये। प्राइस वेरिएंस 3000 किलो पे निकलेगा और क्वांटिटी वेरिएंस 2700 किलो पे निकलेगा। अच्छा, इसका हल कि ये इतना कुछ कैसे याद होगा? आपने ही करना है, याद तो आपने ही करना है। मैं तो बार बार सिर्फ रिपीट कर सकता हूं बातें, फार्मूले समझा सकता हूं, प्रैक्टिस करा सकता हूं, याद तो बेटे आपको ही करना है। फिर बता रहा हूं, मटेरियल के वेरिएंसेस सबसे पहली क्या चीज देखेंगे सवाल में? केस 1 है कि केस 2 है। अगर केस 1 है यानी मटेरियल परचेज यूज्ड बराबर है तो जो सिंपल कल फार्मूले बताए थे, एस क्यू, ए क्यू, ए सी, एस सी, बस 4 चीजें। लेकिन अगर केस 2 है यानी परचेज यूज्ड किलो बराबर नहीं है, तो फिर एक और सवाल आ जाएगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड क्या है। सिनेरियो ए इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है कि इन्वेंट्री स्टैंडर्ड कॉस्ट पे मैयर होती है, और सिनेरियो बी के 5 एफ को पे होती है। अब अगर सिनेरियो ए है तो फिर
प्राइस वेरिएंस हम 3000 किलो के हिसाब से देखेंगे, और कॉन्सेप्चुअली बनता भी यही है, क्योंकि जितने किलो खरीदे इतने रुपए का मिला, इतने का मिलना चाहिए था, तो होना भी परचेज से ही चाहिए था। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज के कितने किलो यूज हुए, कितने किलो यूज होने चाहिए थे, तो वो 2700 पे ही निकलना चाहिए। तो केस 1 से और इस केस 2 में फर्क किस चीज का पड़ गया? प्राइस वेरिएंस में एक यू परचेज्ड है और क्वांटिटी वेरिएंस में एक यू यूज्ड। और कॉस्ट वेरिएंस फिर कैसे निकालें? इन दोनों को ऐड कर दें, या फिर एक और तरीका डायरेक्ट फार्मूला भी हो सकता है, और वो डायरेक्ट फार्मूला है ये। चलें यहां दोबारा लिख के दिखाता हूं। मैंने जो पहले यहां लिखा हुआ था, इसको कल अंग्रेजी में क्या लिखा था? स्टैंडर्ड टोटल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल टोटल मटेरियल कॉस्ट, यानी जितने यूनिट्स बनाए उन पे कितने रुपए मटेरियल कॉस्ट लगनी चाहिए थी माइनस कितने रुपए मटेरियल कॉस्ट लगी। लेकिन अब जब सिनेरियो ए आ जाएगा ना, तो ये वाली चीज इस तरह से नहीं निकलेगी, ये वाली चीज निकलेगी इतने रुपए का स्टॉक साल के शुरू में पड़ा था। ये मैंने इनटू एससी क्यों लिखा? क्योंकि सिनेरियो ए क्या है? प्लस इतने रुपए की एक्चुअल परचेजेस हुई। ये अब मैंने एक्चुअल क्यों कर दिया? क्योंकि परचेजेस तो इतने की हुई हैं, वो तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है कि क्लोजिंग स्टॉक पे क्या रेट लगाना है, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इतने रुपए का मटेरियल था, इतने का और खरीदा, माइनस इतने का बच गया, तो इतने रुपए कंजम्पशन हो गई। तो अगर सिनेरियो ए है, यानी इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो प्राइस वेरिएंस ए क्यू परचेज पे निकलना है, क्वांटिटी वेरिएंस ए क्यू यूज्ड पे, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या इन दोनों को ऐड कर दें या फिर ये वाला फार्मूला लगा लें। तो अगले पेज पे हुई एग्जाम्पल 2 सॉल्व कर दें। अगले पेज पे एग्जाम्पल 2 लिखी हुई है, वो सॉल्व कर दें। चल रहा है।
अच्छा, अगर ये दोनों देने की बजाय अगर इनका डिफरेंस अवेलेबल हो तो भी काम चल सकता है कि नहीं? ये है 100 किलो, ये है 20 किलो, तो 100 और 20 अलग अलग लिखने की बजाय 80 kg ऐड हो सकता है ना। और अगर ये 120 है तो 20 kg लेस। ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल नहीं बताया, लेकिन ये पता है कि केस 2 है। कैसे? डिफरेंस है। तो अब अगर परचेज ज्यादा है, यूज्ड कम है, यानी क्लोजिंग रॉ मटेरियल ओपनिंग से ज्यादा है, खरीदा ज्यादा, इस्तेमाल कम किया है, तो क्लोजिंग ज्यादा है, यानी इस 400 किलो को यहां लिख रहे हो माइनस 400 किलो। हाँ जी, डन। तो मैं सॉल्व करके बताऊं, नहीं हुआ तो ये कितना है? 12 रुपए किलो है। एक्चुअली कितने किलो खरीदे? 25,400 माइनस 10 रुपए इंटू 25,400, 50 पॉजिटिव। ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया। ये कितना है? 12। एसक्यू क्या होता है? एसक्यू होता है जितने यूनिट्स बनाए उनके लिए टोटल 24,000 किलो लगने चाहिए थे। 24,000 माइनस ये क्या है? 12 इंटू एक्चुअली कितने किलो लगे? 25,000, 12,000 एडवर्स। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इन दोनों को ऐड कर लें, और चाहें तो यही वाली फिगर बना लें, 12 इंटू 24,000 माइनस ये नहीं है, ये 25,400 किलो इंटू 10 माइनस 400 किलो इंटू 12, 30, 388। हाँ जी, एग्जाम्पल 2। अच्छा, अब इसकी अंग्रेजी से एक और चीज दिखाता हूं। सिनेरियो ए में ये लिखा हुआ है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस परचेज के टाइम रिकॉर्ड होता है, यानी कितने किलो को सामने रख के कैलकुलेट करते होंगे? जितने परचेज किए, इसलिए देखिए ए क्यू परचेज है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इशुएंस के टाइम पे रिकॉर्ड होता है, तो कितने किलो को सामने रख के कैलकुलेट होता होगा? जितने यूज हुए। तो अगर सिनेरियो बी हुआ तो प्राइस वेरिएंस का फार्मूला बन जाएगा और यूजेज वेरिएंस तो होता ही यूज्ड, यानी अगर सिनेरियो ए हो या सिनेरियो बी हो ये सेम है। अगर सिनेरियो ए है तो प्राइस वेरिएंस परचेज पे निकलना है, और अगर सिनेरियो बी है तो यूज पे निकलना है। अगर सिनेरियो बी है चाहे सिनेरियो ए है, क्वांटिटी वेरिएंस ये याद ही करना पड़ेगा। अगर क्वांटिटी चाहे सिनेरियो ए है चाहे बी है, क्वांटिटी वेरिएंस यूज पे ही निकलेगा। अगर सिनेरियो ए है तो प्राइस वेरिएंस में परचेज आना है, और सिनेरियो बी है तो प्राइस वेरिएंस में यूज आना। अगर सिनेरियो बी है तो बताएं इसमें कहां क्या फर्क डालूं? इस आखिरी फार्मूले की बात कर रहा हूं। सिनेरियो बी, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट, तो बताएं क्या करूं मैं? तो इस पूरे ब्रैकेट को समेट दें तो क्या बच जाएगा पीछे? तो सिनेरियो बी, प्राइस वेरिएंस ये फार्मूला, क्वांटिटी वेरिएंस ये फार्मूला, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस चाहे ऐसे
चाहे ऐसे। ये सामने स्क्रीन पे सिनेरियो बी जी, इस ब्रैकेट के अंदर नहीं, इस ब्रैकेट के अंदर तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग लिखा हुआ है मैंने, इसको समेटा है तो इस पीछे ये चीज रह गई। तो सिनेरियो बी ये फार्मूले, ये प्राइस वेरिएंस भी यूज्ड पे, यूजेज वेरिएंस भी यूज्ड पे। सिनेरियो ए और सिनेरियो बी यूजेज वेरिएंस का क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। प्राइस वेरिएंस का क्या फर्क है? सिनेरियो एक है, सिनेरियो ए है तो ए क्यू परचेज, और सिनेरियो बी है तो ए क्यू यूज्ड। मटेरियल के वेरिएंसेस सॉल्व करने के लिए पहला सवाल केस 1 है कि केस 2 है? कैसे पहचानेंगे? और सवाल में पहचाना जाएगा। और अगर इनमें से एक ही चीज बताई हुई है तो बस वही, दूसरी भी वही है, यानी केस 1 है। और केस 1 है तो प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस के फार्मूले हैं ये। लेकिन अगर केस 2 है तो फिर मजीद 2 सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड क्या है। अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है कि स्टैंडर्ड पे वैल्यू होती है तो फिर ये फार्मूले हैं, और अगर एक्चुअल पे वैल्यू होती है तो ये नीचे वाले फार्मूले हैं। और ये 3 वेरिएंस नहीं है, ये इस एक डिफरेंस को ये 2 में तोड़ा हुआ है। यानी अगर कहा जा रहा है कि मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल दें तो ये 2 हैं। मटेरियल कॉस्ट में जो वैसे टोटल डिफरेंस है उसको कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और उसको ही इन 2 में तोड़ के दिखाना है। अगर क्वेश्चन में आपसे मटेरियल वेरिएंस मांगे हैं तो ये दोनों निकाल रहे हैं, ये नहीं। ये सिर्फ इसलिए बताया है कि एक तो कुछ रिवर्स वर्किंग वाले सवाल कराने उनमें काम आएगा, दूसरा अगर नाम लेके पूछा है तो निकालना। बस बानी याद हो गई बात। अगर एग्जाम क्वेश्चन में मटेरियल के वेरिएंसेस मांगे हैं तो एमपीवी और एमक्यूवी निकालना है, कॉस्ट वेरिएंस नहीं। अगर मटेरियल वेरिएंसेस निकालने को कहा है तो वो ये दोनों निकालने को कह रहे हैं। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। हैं क्या हुआ? एक दफा और बता दूं, अगर क्वेश्चन में मटेरियल वेरिएंसेस निकालने को कहा है तो ये दोनों वेरिएंस निकालने, ये नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि ये ही दोनों मटेरियल के वेरिएंसेस हैं। सिर्फ ये इसलिए लिखी गई थी चीज के मटेरियल में कितना फर्क आया, अब वो किस वजह से आया, वो वजह ये 2 हैं। तो इसलिए अगर मटेरियल वेरिएंसेस पूछे हैं सवाल में तो आपने ये दोनों निकालने, 3 नहीं, ये 2 निकालने। लेकिन अगर सवाल में क्लियरली कहा है कि फॉलोइंग वेरिएंसेस कैलकुलेट कर दें, पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट 2 ये, पॉइंट 3 ये, तो फिर हाँ ये भी निकालना है।